गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्लियर कर पाएँ। पिछली कक्षाओं में आपको मैंने पढ़ाया था विश्व की जो जनसंख्या, वहाँ का घनत्व, वहाँ का वितरण और वहाँ की वृद्धि। उसी के कंटिन्यू मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि हम अगले वीडियो में जनसंख्या घनत्व से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और कहीं पर कम। तो ये जो ज़्यादा और कम निवास करती है, इसमें कोई एक कारक नहीं होता है, इसमें अनेकों कारक होते हैं जो थोड़ी बहुत भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक कुछ भी नहीं है, सभी कारक है जो अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं, जिसके कारण कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा और कहीं पर जनसंख्या कम निवास करती है या फिर कम बसाव पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को इस प्रकार कि यह हमारा जो पाठ है, पाठ संख्या 3 है, उसमें से जो टॉपिक है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इसमें से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो घनत्व से रिलेटेड रहेगा कि किस प्रकार जमाव पाया जाता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको डेस्क वर्क में भी देखने को मिलेगा और कक्षा 12 के पुराने जो प्रश्न पत्र है, चाहे वो बोर्ड रिलेटेड हो चाहे वो हाफ ईयरली रिलेटेड हो, आपको आसानी से देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा जो पहला बिंदु है वो है भौतिक कारक। समझना भौतिक कारक किसे कहते हैं। भौतिक कारक का मतलब होता है वो भौगोलिक कारक जो धरातल से और जलवायु से, मिट्टी से और जल से प्रभावित होते हैं, उनको हम भौतिक कारकों के नाम से जाना जाता है। आप जब परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करें तब एक बार अच्छे से पढ़ लें, वहाँ पर आपको भौतिक कारक लिखा हुआ है या आर्थिक कारक, काफ़ी बार बच्चे लिखा हुआ होता है भौतिक कारक और कुछ अन्यत्र लिख करके आ जाते हैं। तो आप प्रश्न पत्र को आसानी से पढ़ के इसका आंसर दें। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारकों का जो पहला बिंदु है उसमें दे रखा है आपको स्थिति। स्थिति का मतलब होता है लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो समतल हो और जिसकी जो ढाल हो वो मंद ढाल हो, यानी लोग पर्वतीय भागों में और पहाड़ी भागों में कम रहना पसंद करते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों समतल मैदानों में। तो मैं आपको कुछ 3 कारक बताऊंगा जिसके कारण जनसंख्या समतल मैदानों और मंद ढालों में रहना पसंद करती है। पहला कारक देखिए कि पर्वतीय जो भाग होते हैं वहाँ पर परिवहन का बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता है। दूसरा कारण देखें कि पर्वतीय भागों पर आसानी से घर भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तीसरा कारक देखें तो जो कृषि मैदानी भागों में हो सकती है वैसे कृषि पर्वतीय भागों में करना नामुमकिन ही है। इसीलिए लोग मंद ढालों और मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और पर्वतीय भाग इस प्रकार के बसाव में बाधक होते हैं। इसके अलावा आप ये बिंदु मुख्य रूप से ध्यान रखना कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी न तो ज़्यादा सर्दी और न ही ज़्यादा गर्मी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहना पसंद करती है। यह हमारा जो मुख्य बिंदु था, पहला बिंदु था स्थिति। स्थिति के बाद में दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो है जल की उपलब्धता। जैसा कि आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है और हम यहाँ पर जीवन की ही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार मानव कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व क्यों कम होता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो जल की उपलब्धता। कैसे कि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो सभ्यताएं पनपी थी सारी की सारी नदी घाटियों के आसपास पनपी थी। उसका कारण था कि नदी से पीने का पानी भी मिल जाता था और जो वो खेती करते थे उससे आसानी से सिंचाई भी हो जाती थी। और हमको पता भी है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्लियर करना कि विश्व की महान नदी घाटियाँ विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र है। अगर मैं भारत में राजस्थान की बात करूं तो आप राजस्थान में देखोगे कि पश्चिमी राजस्थान में जाते जाते जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि वहां पर पानी की जो उपलब्धता है, जो वर्षा की मात्रा है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। जहां पानी आसानी से मिलेगा लोग वहां पर रहना, वहां को वरीयता प्रदान करेंगे। जो मेरा तीसरा बिंदु है हमारी पाठ्य पुस्तक का वो है जलवायु, कि किस प्रकार से जलवायु भी एक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती
आती है कि हमने जनजातियाँ पढ़ी तो देखा कि जनजातियों में लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। अति गर्म प्रदेशों में लोग कम निवास करते हैं और अति शीत अति ठंडे प्रदेशों में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी भूमध्य सागर के आसपास के प्रदेश में सुखद जलवायु के कारण, वहाँ की जलवायु क्या है, सुखद है, और लोग वही चयन करेंगे कि उनको आसानी से जीवन यापन हो जाए। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से यानी शुरू से ही बसे हुए क्षेत्र हैं। और अगर जहाँ गर्मी अफ्रीका महाद्वीप देख लो, वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, जनजातियाँ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर जो जनसंख्या का जमाव है वो कम पाया जाता है। फिर आगे आओ, मृदाएँ, यानी पहला बिंदु था स्थिति, दूसरा था जल की उपलब्धता, तीसरा था जलवायु, चौथा है मृदाएं। दोमट मिट्टी वाले या फिर उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है और मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ जल आसानी से मिल जाए, जहाँ मैदानी भाग हो, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ हो और जहाँ की जो जलवायु हो वो भी अनुकूल हो, तो लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहना पसंद करते हैं। और हमने आसपास के क्षेत्र में भी इन चीज़ों का अनुभव किया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी काफ़ी कुछ हमारा प्रश्न बाकी है जो रहेगा। ये थे भौतिक कारक। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको आर्थिक कारक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा बिंदु रहेगा भौतिक कारकों के बाद में अगला बिंदु रहेगा आर्थिक कारक। इसको इस प्रकार समझना कि किस प्रकार से आर्थिक कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ हमारा जो पहला कारक है वो है खनिज, कि जहाँ पर खनिजों का निक्षेप पाया जाता है, यानी जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर विभिन्न उद्योग आकर क्या करते हैं, अपनी स्थापना करते हैं। उद्योग आएंगे और वहाँ पर उद्योगपति उद्योग लगाएगा विभिन्न प्रकार के, क्योंकि पास में खनिज मिल रहा है। अगर वहाँ उद्योग लग गया तो वहाँ पर अकुशल कर्मी और कुशल कर्मी दोनों प्रकार के श्रमिक रोजगार प्राप्ति के लिए वहाँ पर आएंगे। और जब वहाँ आएंगे तो वहाँ का धीरे धीरे जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रभावित होने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। तो खनिज क्षेत्र भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक ताज़ा उदाहरण है कि खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती है। खनिज निकल रहा है और वहाँ उद्योग लग गया तो लोग वहाँ जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ का जनसंख्या सघन होती जाएगी। साथ ही यहाँ एक उदाहरण है कि अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी, यानी यहाँ पर अफ्रीका के अंदर एक कटंगा तांबा पेटी है, उसके मिल जाने से वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का सघन जमाव हो गया है। किस प्रकार इसको ऐसे समझना कि अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी के आसपास में पहले किसी प्रकार की नगण्य जनसंख्या थी, लेकिन जो ही वहाँ पर तांबा की उपलब्धता हुई है धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ गई और लोग धीरे धीरे वहाँ पर जाने लग गए। कौन सी तांबा पेटी है? अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी। डेस्क वर्क में प्रश्न है, आ सकता है, अफ्रीका की कौन सी तांबा पेटी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है? तो वो है कटंगा तांबा पेटी। कौन सी किसकी पेटी है? तांबे के खनिज की पेटी है, नाम है कटंगा। उसके बाद में दूसरा जो है आर्थिक कारकों में नगरीयकरण। किस प्रकार है आप इसको आसानी से समझेंगे कि आप देखना कि नगरीय सुविधाएं लोगों को बड़ी आकर्षित करती है, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे वो वहाँ पर रोजगार की सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, चाहे आधुनिक विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें जो गाँवों में उपलब्ध न होकर शहरों में उपलब्ध होती है। तो लोग गाँवों से शहरों की ओर यानी छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वहाँ का जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कैसे? अच्छी नगरीय सुविधाएं, यानी वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अच्छी सुविधाएं नगरों में उपलब्ध हो जाती है तथा नगरीय जीवन और नगरीय लोगों का जीवन भी बड़ा आकर्षक होता है। का आकर्षण लोगों को नगरी की ओर खींचता है, जिससे जनसंख्या घनत्व वहाँ का प्रभावित होने लग जाता है, धीरे धीरे वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है औद्योगिकीकरण। अगर कहीं पर उद्योग लगेगा तो
आसपास के क्षेत्र वहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के लिए जाएंगे और वो जो क्षेत्र है धीरे धीरे पनप जाएगा और वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो विरल से सघन हो जाएगा। औद्योगिकरण के आपको उदाहरण दूंगा, जापान का कोबे ओसाका। ये कोबे ओसाका ऐसा प्रदेश है जो औद्योगिकीकरण के कारण प्रसिद्ध हुआ है। कोबे ओसाका जापान की कौन सी पेटी औद्योगिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो जापान की कोबे ओसाका पेटी औद्योगिकीकरण के कारण प्रसिद्ध है। और ये औद्योगिकीकरण कहीं ना कहीं खनिज या कच्चे माल पर निर्भर करता है। अगर कच्चा माल उपलब्ध हो गया तो वहाँ उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो वहाँ पर लोग आके रोजगार प्राप्त करेंगे। और अगर उनको रोजगार मिला तो आप ये मत सोचना कि वहाँ श्रमिक ही रहेंगे। देखो, अगर श्रमिक परिवार रह रहा है तो वहाँ दुकानें भी लगेगी, दुकानदार भी आएगा, दुकानदार आएगा तो उसके बच्चों को अध्यापन के लिए शिक्षक भी आएगा, अगर शिक्षक आएगा तो वहाँ डॉक्टर भी आएगा। इस प्रकार धीरे धीरे अलग अलग व्यवसाय के लोगों का वहाँ पर सघन जमाव हो जाता है। ये थे आपके आर्थिक कारक। पहला कारक था खनिज, दूसरा कारक था नगरीय जीवन और तीसरा कारण है औद्योगिकीकरण। इसके अलावा भी एक कारक है जिसका नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करता है? आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक धर्म विशेष का कोई भी प्रसिद्ध स्थान है तो लोग वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो आसपास में कोई ना कोई दुकानें लग जाएगी, आसपास के लोग वहां पर जाकर के अपना रोजगार प्रारंभ कर देंगे। तो वो जो क्षेत्र कोई समय में अगर कम प्रसिद्ध या फिर कम विरल जनसंख्या वाला था वो धीरे धीरे सघन जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कहीं पर एक विशेष मेला लगता हो तो देखना पहले उस मेले की कम ख्याति रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि लोगों का जमाव वहां पर होता जाएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक धर्म और रीति रिवाजों से संबंधित होने के कारण धीरे धीरे अपने आप को सघन जनसंख्या में परिवर्तित कर देते हैं। ये थे आपके जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको कोई भी कारक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसके ऊपर लिख दीजिए। जब हमारी एक क्लास होगी सुझाव वाली, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। धन्यवाद।